गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने शब्द वर्गीकरण कंप्लीट किया और उसके आधार पर ही कल हमने किया था शब्द रचना में त्रुटियां और उपचार। उसके आधार पर मैंने बताया था भी आपको भी शब्द को लिखने और बोलने में जो विद्यार्थी गलतियां करते हैं वो किन किन कारणों से होती है। कई बार शीघ्रता के कारण, कई बार वो सही ढंग से बोल नहीं पाते, सही ढंग से पढ़ नहीं पाते, सही ढंग से सुन नहीं पाते, और पारिवारिक और सामाजिक वातावरण भी होता है और भौगोलिक वातावरण भी होता है जिसके कारण बालक अशुद्ध उच्चारण करते हैं। और एक बात आपने देखा होगा कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं, यानी कि जो बालक अशुद्ध उच्चारण करते हैं वे बालक लिखने में भी अनेक प्रकार की गलतियां करते हैं। ठीक है, अब मैंने कल आपको ये सब बातें बता दी थी। अब आपकी बुक के अंदर ही शब्द वर्गीकरण की अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, वो मैं आपको करवा रही हूँ। देखो, जैसे है निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प में सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द नहीं होते हैं। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि विकारी शब्द नहीं होते हैं। विकारी के भेद कौन कौन से थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण और सर्वनाम, यानी कि फिर ऑप्शन क्या आ जाएगा? क्रिया विशेषण। फिर है इनमें से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत वाले। अब इसके ऑप्शन पढ़ो, अक्षी, कान, फूल और फल। तो इसका ऑप्शन होगा क, जो कि है अक्षी। नेक्स्ट है इनमें से विलोम शब्द नहीं है। सुख, दुख, आदि, अंत, ज्ञानी, विज्ञानी, उत्कर्ष और अपकर्ष, यानी कि हम इनमें से विलोम शब्द नहीं है। सुख का दुख हो है विलोम शब्द, आदि का अंत है, उत्कर्ष का अपकर्ष है। लेकिन ज्ञानी और विज्ञानी, ज्ञानी जिसको नॉलेज है, विज्ञानी जिसको विशेष नॉलेज है, लेकिन इसका ऑप्शन ये ग ही आंसर आएगा, क्योंकि ज्ञानी का अज्ञानी होना था, विज्ञानी नहीं। नेक्स्ट है उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार बदलते हैं उन्हें डैश कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? विकारी। इसमें आंसर क्या आएगा? विकारी। संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों प्रयुक्त, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत के शब्दों को तत्सम और हिंदी में प्रयुक्त होने वालों को कहते हैं तद्भव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक रूढ़ शब्द है। जल शब्द का प्रयोग करते हुए एक यौगिक व योगरूढ़ शब्द बनाइए। जल रूढ़ शब्द है। अब रूढ़ शब्द क्या था? भी ज को अलग कर दे, ल अलग कर दे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, यानी कि ये रूढ़ शब्द में की परिभाषा यही है, जिस शब्द के टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ न निकले वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसका हम यौगिक बनाएंगे तो मैंने आपको एक पहचान बताई थी, उपसर्ग और प्रत्यय वाले कहलाते हैं यौगिक, और जो शब्द रूढ़ शब्दों के साथ मिलकर बनते हैं लेकिन कोई विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। तो जल में जलज, यानी कि ज प्रत्यय लगाने से ये बन गया यौगिक, और गंगा जल, ये गंगा शब्द लगाने से बन गया योग रूढ़, क्योंकि ये गंगा जल, गंगा नदी एक ही नदी है और गंगा रूढ़ शब्द है, जल रूढ़ शब्द है। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो गंगा के जल के लिए, पवित्र जल के लिए ये योग रूढ़ शब्द कहलाएगा, जो कि एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसकी मैंने एक पहचान बताई थी। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के भी उदाहरण हैं। फिर है विशेषण तथा प्रविशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको क्लियर होगा, मैं आपको फिर बता देती हूँ। संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और प्रविशेषण, इसकी परिभाषा होती है विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है विकारी तथा अविकारी शब्दों को विस्तार से समझाइए। विकारी अभी हम परिभाषा की थी, जो शब्द लिंग, वचन, काल के अनुसार
परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी कहते हैं, और अविकारी की जो शब्द लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते उन्हें अविकारी कहते हैं। ये आज तक हमारा शब्द वर्गीकरण भी कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमने वर्ण वर्गीकरण किया था। अब हम करेंगे वाक्य, यानी कि वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी। किसे कहेंगे हम? शब्दों के मेल से, यानी कि ये देखो शब्द प्लस शब्द के योग से वाक्य बनता है। अब वाक्य के लिए यानी कि किसी भी भाषा को हम जानते हैं तो व्याकरण के माध्यम से जानते हैं, और व्याकरण में क्या होता है? वर्ण, शब्द और वाक्य। क्योंकि वाक्य द्वारा ही हम अपनी बात को शुद्ध, स्पष्ट और अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए दो बातें महत्वपूर्ण होती है। एक तो होती है निश्चित क्रम और दूसरा होता है निश्चित अर्थ। यानी कि क्रम वाक्य बनाने के लिए हमारे हिंदी भाषा में जो क्रम निश्चित है वो है सबसे पहले कर्ता, फिर है कर्म और फिर क्या है? क्रिया। यानी कि पहले कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया से मिलकर एक वाक्य का निर्माण होता है। जैसे पुलकित ने बाजार से पुस्तकें खरीदी। पुलकित ने, पुलकित क्या है? कर्ता। उसने कहाँ से पुलकित ने बाजार से पुस्तकें खरीदी। पुलकित क्या है? कर्ता। बाजार से क्या है? कर्म। और खरीदना क्या होती है? क्रिया। तो ये कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया से मिलकर वाक्य की संरचना होती है। अब जैसे मान लो मैंने आपको ये हिंदी भाषा का बताया, अंग्रेज़ी भाषा में क्या होता है? सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आती है? वर्ब, और उसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। यानी कि उसमें पहले सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म। यानी कि इंग्लिश का वाक्य है कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म से मिलकर बनता है। हिंदी वाक्य कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया से मिलकर बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ये तो हो गया निश्चित क्रम। और उसके बाद बात आती थी हमने बात की थी भी सार्थक होना चाहिए। अब मान लो मैं जैसे आपको मैंने कहा भी श्याम ने बाज़ार से खिलौने खरीदे, ये तो हो गया निश्चित क्रम। और अगर मैं कहूँ श्याम ने खरीदे हैं बाज़ार से खिलौने, शब्द तो उतने हो गए लेकिन इसका निश्चित क्रम नहीं है और इसका सही अर्थ भी नहीं निकलता, तो इसलिए यह व्याकरण के आधार पर वाक्य शुद्ध नहीं है। उसके बाद बात आती है वाक्य के अंग, यानी कि वाक्य के कितने भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य यानी कि जिसको हम कर्ता भी कह सकते हैं, ठीक है, अर्थात जिसके बारे में बात की जाती है वह उद्देश्य कहलाता है। सीता फुटबॉल खेल रही है या राम बैडमिंटन खेल रहा है, तो उसमें क्या आ जाएगा? भी राम हो गया उद्देश्य या कर्ता, और फुटबॉल खेल रहा है तो वो क्या हो गया? विधेय। देखो सुनील फुटबॉल खेलता है, उद्देश्य, और ये क्या हो गया? विधेय। ठीक है, इसमें सुनील हो गया उद्देश्य। उसके बाद विधेय, उद्देश्य अथवा कर्ता के विषय में जो बात कही जाती है वह विधेय कहलाता है। अब काला घोड़ा घास खा रहा है, तो काला घोड़ा उद्देश्य हो गया, घास खा रहा है ये क्या हो गया? विधेय। ये तो बात हो गई उद्देश्य में हमने सिर्फ नाम लिया या किसी एक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया या हमने संज्ञा का किया। एक उद्देश्य में ये भी होता है, जैसे मान लो हम किसी व्यक्ति की हम कोई पहचान बताएं, उसके कोई रिश्ता बताएं। जैसे श्याम जो कि सोहन का भाई है ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब यहाँ पर उद्देश्य कहाँ तक होगा? यानी कि जहाँ तक उसकी इंट्रोडक्शन आ रही है, श्याम जो कि सोहन का भाई है, ये क्या हो गया? यहाँ तक उद्देश्य हो गया, और बाकी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जहाँ तक कर्ता के विषय में बताया जाए, श्याम जो कि 10वीं कक्षा का छात्र है, तब वहाँ तक हो जाएगा। फिर उसके बाद बात आती है वाक्य के प्रकार, यानी कि वाक्य के दो आधारों पर भेद किए जा सकते हैं। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है
अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? सरल वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, नंबर 2 पे संयुक्त वाक्य और नंबर 3 पे मिश्र वाक्य। ठीक है, तो सरल वाक्य पहला भेद हम जो करने जा रहे हैं, सरल वाक्य अथवा साधारण वाक्य। सरल वाक्य और साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे हमने पहले ऊपर जो ये एग्जाम्पल किए हैं, ये सभी सरल वाक्य के उदाहरण हैं। जैसे हम कहते थे मीना खाना खा रही है, तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है। मीना एक उद्देश्य है, खाना खा रही है एक क्या हो गया? विधेय हो गया। ठीक है, या फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो हमारे बच्चे तक क्या हो गया? उद्देश्य, और मैदान में खेलते हैं ये क्या हो गया? विधेय। उसके बाद बात आती है संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य भी यानी कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उद्देश्य हों या 2 या 2 से अधिक विधेय हों, तो उसे हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। जैसे मान लो मैं ये बात कहूँ आपको भी, राम और श्याम फुटबॉल खेलते हैं, तो राम और श्याम 2 उद्देश्य हो गए, उसके बाद फुटबॉल खेलते हैं, वो क्या हो गया? एक विधेय हो गया। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। और उसके बाद हम कह सकते हैं सूर्य निकला और आकाश में तारे छिप गए, तो पहला एक वाक्य ये हो गया, सूर्य निकला और लग गया, यानी कि आप ये भी पहचान हम कर सकते हैं, जिस शब्द वाक्य में और लगा हो, तथा लगा हो, एवं लगा हो, 2 वाक्य आपस में जोड़े गए हों, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। राम तथा श्याम बाजार चले गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो गया। समझ में आ गया? बीच में चाहे 2 कर्ता हो चाहे 2 कर्म हो, एक वस्तु एक चीज़ यानी कि मतलब 2 होनी जरूरी है। उसके बाद मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित वाक्य हो, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। इसी में उपवाक्य का मतलब वाक्य के आगे आगे भेद, यानी उसमें 2 वाक्य होते हैं लेकिन दोनों में संयुक्त वाक्य की तरह नहीं होते भी, उसमें एक प्रधान वाक्य होगा और एक उसका आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे मान लो मैं कहती हूँ आपको, ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है, वह व्यक्ति सच्चा देशभक्त है जो देश पर मर मिटने की भावना रखता है। यानी कि यहाँ पे देखो प्रधान उपवाक्य क्या है? वह व्यक्ति सच्चा देशभक्त है, यहाँ तक क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य। उसके बाद हो जाएगा जो देश पर मर मिटने की भावना रखता है, ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य। तो आपको क्लियर हुआ, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, ये तीनों मैंने आपको करवा दिए। मान लो अब इसमें कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य वर्गीकरण। ठीक है, थैंक यू।